नमस्कार दोस्तों। आज चाहे जितने मर्जी झूठ बोल लो, लेकिन याद रखना वक्त का ऐसा पलटवार होगा कि तुम्हारे सभी झूठों का तुम पर ही वार होगा। और कमोबेश आज देश में यही स्थिति देखने को मिल रही है। झूठ, मक्कारी और न जाने किस किस के बूते आज की राजनीति चल रही है। इसका एक उदाहरण देता हूं। कल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में हरियाणा सरकार ने एक हलफनामा दाखिल किया और उस हलफनामा यानी एफिडेविट में हरियाणा सरकार ने कहा कि दामाद जी को कांग्रेस सरकार ने कोई जमीन नहीं दी या दामाद जी ने कोई भी जमीन नहीं हड़पी। मैं बात कर रहा हूं रॉबर्ट वाड्रा की, जो कांग्रेस में श्रीमती सोनिया गांधी के, राजीव गांधी के दामाद और राहुल गांधी के जीजा हैं और प्रियंका गांधी के पतिदेव। हुआ क्या था कि कांग्रेस शासन था उन दिनों और गुड़गांव के सेक्टर 83 में उन्होंने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा और जमीन का टुकड़ा खरीदा, उसे डेवलप करने की कोशिश करी, डेवलप किया, लेकिन उसकी अप्रोच रोड नहीं थी। जब अप्रोच रोड नहीं थी तो उसका क्या करते, बगल में डीएलएफ की बिल्डिंग बन रही थी। उन्होंने डीएलएफ की तिरछी बिल्डिंग हो रही थी तो उन्होंने अपनी जमीन डीएलएफ को बेच दी। जिस रेट में डीएलएफ ने उधर की जमीन खरीदी थी उसी रेट में यह भी खरीदी और डीएलएफ का फायदा हो गया और वो चौरस जमीन हो गई। इस पर यह आरोप लगाया गया कि वाड्रा ने ये कर लिया, वाड्रा ने वो कर लिया और एक सिर्फ अपने आप को वाहवाही के लिए एक अशोक खेमका नाम का आईएएस अफसर था, उसने कानूनों के विपरीत रॉबर्ट वाड्रा की इस जमीन को लेकर तमाम अनाप शनाप बातें कह दी और ये कह दी तो उससे भारतीय जनता पार्टी ने लपक लिया। कहा जाता है उस समय उसने भारतीय जनता पार्टी के कहे पर यह किया था और उसे उम्मीद थी कि जब भाजपा की सरकार आई तो उसे बड़ा इनाम मिलेगा। हुआ भी, सरकार बनी तो उसे एक अच्छी जगह पोस्टिंग मिली, लेकिन उसकी हरकतें ऐसी थी कि हर जगह स्थितियां ऐसी आई और उसके खिलाफ उल्टा जांच शुरू हो गई। इससे आप समझ सकते। बहरहाल सरकार ने तो अपना वो दिखाना था, उसने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया, हाई कोर्ट के जस्टिस से जांच कराने का किया और सब कुछ किया और इतने सालों के प्रयास के बाद में 9 साल बाद में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो एफिडेविट देकर कहती है, जिसके बूते उसने चुनाव जीता, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, हरियाणा में चुनाव जीतने में इस्तेमाल किया, उसमें अब उसने कहा कि डीएलएफ लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा का या प्रियंका गांधी का कोई भूमिका गलत नहीं है और उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं। अब आप समझिए, यह उसी तरीके से है जिस तरीके से श्रीमती इंदिरा गांधी पर आरोप लगाया गया था, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था कि उन्होंने 100 जीपें जो चुनाव के लिए ली वो किसी पूंजीपति से किसी लाभ के लिए ली, जबकि वो सरकार में भी नहीं थी जिस समय की बात है। इसी की तरह से तमाम तरह की चीजें कही गई कि अनैतिक, और उसको लेकर राजीव गांधी पर आरोप लगाया गया बोफोर्स का और मनमोहन सिंह सरकार पे आरोप लगाए गए 2G का, कॉमनवेल्थ का और न जाने क्या क्या, और सारे अब तक झूठे पाए गए। एक भी केस में नरेंद्र मोदी सरकार ने किसी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकी। और स्थिति है राहुल गांधी, उनकी माता प्रियंका गांधी, उस परिवार को, गांधी परिवार को बदनाम करने की कोशिश आज से नहीं हो रही, आजादी के वक्त से हो रही है। जैसे ही नेहरू प्रधानमंत्री बने तब से कोशिशें चल रही हैं, हालांकि आज तक वो कहीं कुछ साबित नहीं कर सके। जबकि इनका तो बहुत कुछ साबित है, सारे दस्तावेज मौजूद हैं, उनका कहीं कोई सबूत मौजूद नहीं और खुद ये भी नहीं कह पाए। खुद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में बोफोर्स में क्लीन चिट दी गई और कहा गया कि बोफोर्स तोपों की ही बदौलत कारगिल का युद्ध जीता जा सका था। अब आप समझिए कि जिन तोपों को कहा जा रहा था ये सब स्टैंडर्ड ली गई, उन्हीं के बूते जीता गया। तो यह स्थिति है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, तो ये समस्या। तो इस तरह कल आपने देखा कि किस तरीके से कानून की हत्या हुई गुजरात में, और ये हत्या होती भी है जहां तानाशाह की ताकत होती है,
तमाम जजेज को मरवा देने का इतिहास होता है, तो उस स्थिति में कोई न जज हिम्मत कर पाता है, न वकील हिम्मत कर पाता है। वही हुआ। राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद हैं, उनके खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि उसमें कानूनी पहलू बहुत सारे हैं कि वो गलत दर्ज किया गया है जो भारतीय कानून है। और भारत में 1860 में आईपीसी बनी थी, तब से लेके आज तक उस धारा में किसी को भी इतनी सजा नहीं मिली जितनी राहुल गांधी को दी गई। और उसमें सजाएं नहीं होती हैं सामान्य तौर पे, तो यह भी जान ली। तो यह अपने आप में दुर्लभ केस है। उस मामले में वो गए थे सेशन कोर्ट में, तो साहब अमित शाह के वकील उसमें जज थे, तो फैसला तो पहले ही से निर्धारित था। और वही हुआ, जब वो कल कोर्ट में पहुंचे तो पहुंचते ही उन्होंने बैठते ही डैश पर बोला डिसमिस, आवाज समझिए, खारिज। तो यह स्थिति है। तो इससे आप समझ सकते हैं कैसे होता है। लेकिन कहां कानून की हत्या होती है, संविधान की हत्या होती है, देश की हत्या होती है, यह भी जानने की जरूरत है। कल की घटना है, कल गुजरात में 2 डिसीजन आए। एक तो राहुल गांधी जिन पे मानहानि का, जो कि एक प्रकार से क्राइम भी नहीं होता है, तो उस तरह के केस में उन्हें सजा याफ्ता किया। दूसरी तरफ एक 21 साल पहले 27 फरवरी 2002 में, तो उस दौरान गुजरात दंगों से दहल उठा था। और वो गुजरात दंगे पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। नरेंद्र मोदी को उसमें कातिल के तौर पे पहचाना जाता है। लेकिन अदालत से वो बच निकले, क्योंकि जो सारी सुनवाई थी वो गुजरात की अदालत में हो रही थी। अमित शाह का मामला था। इसी मामले में एक जज थे लोया, और उन जज का कैसे मर्डर हुआ या सस्पेक्टेड उनकी मौत हुई, जो भी कुछ है उस पर मैं अब क्या कहूं, सभी को जानता है। उससे खौफ पैदा हुआ और उसका फायदा मिला। तमाम सारी चीज, कुछ जज खरीद लिए गए, कुछ जांच अधिकारी खरीद लिए गए। तो वो सब चीजें, उस पर पैसा कौन लगा रहे थे, अदानी अंबानी जैसे लोग लगा रहे थे कि खत्म किया जाए कांग्रेस का शासन और लाया जाए पूंजीपतियों का शासन, उसके लिए काम कर रहे थे। उसी तरीके से यह घटना भी है। नरोदा पाटिया में हुआ। यहां पर एक बड़ा नरसंहार हुआ था, और इस नरसंहार में जो शामिल लोग थे उनमें आप समझ सकते हैं, उसमें नरेंद्र मोदी सरकार की मंत्री थी माया कोडनानी, वो थी, और उन्होंने खड़े होके करवाया था। बजरंग दल का वो नेता था बाबू बजरंगी, जिसने तो खुद कबूल किया, उसका वीडियो आप देख सकते हैं कि काट दो, मार दो, चाहे बच्चे हो, औरत हो, क्या हो। मैं उसको सुनवा नहीं सकता हूं आपको, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि उस आदमी ने जो कहा था वो अपने आप में दुखद स्थिति है। ऐसे शब्द कहने वाले को छोड़ दिया जाए, यह तो कानून की हत्या है, देश का मिट्टी में मिला देने की बात है, न्यायपालिका का सम्मान डूब जाने की बात है। और इसमें विश्व हिंदू परिषद का नेता था जयदीप पटेल, और उसके अलावा 86 लोग मुलजिम थे। और इन 86 लोगों ने मिलकर किस तरीके से लोगों को मारा, जलाया, बलात्कार किया, जाने क्या क्या हुआ, आप कल्पना नहीं कर सकते। चुन चुन के मार रहे। तो यह स्थिति थी। और जब इतना बड़ा नरसंहार हुआ हो, तो साहब इसके 86 के 86 सारे मुलजिम बरी हो गए। प्रोसीडिंग के दौरान, सुनवाई के दौरान ही 18 लोगों की मौत हो चुकी थी। एक को पहले ही जो है प्रदीप कांतिलाल संघवी है, उन्हें पहले ही बरी किया जा चुका था। बचे थे 67, उन्हें भी बरी कर दिया गया। अब आप समझिए, अहमदाबाद की कोर्ट जब उन्हें बरी करती है तो सवाल उठता है, तो इसका मतलब है इतने सारे लोगों को कौन आके मार गया? कोई भूत आके मार गया था? कौन आके मार गया? आप नहीं बता पाए। तो यह स्थिति, और इस स्थिति को आप समझेंगे तो लगेगा कि क्या है। जो इसमें जज थे एसके बख्शी, उन्होंने जिस तरीके से 16 अप्रैल को इस मामले में जजमेंट के लिए सुरक्षित कर लिया था और 20 तारीख तय कर दी थी, और 20 तारीख को ही राहुल गांधी के मामले में भी तय कर दी गई थी जजमेंट की। तो साहब
लिखा हुआ कहीं से जजमेंट आ गया और जज साहब बैठते ही सुनाने लग गए। कल्पना करें, इस तरह की स्थितियां हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं। और इसमें मुकदमे में आप जान लीजिए 187 गवाहियां हुई थी, 57 चश्मदीद थे, और सबके बाद इसके बाद में इसमें 6 जज बदले उन्होंने सुनवाई। और अंत में जब अपनी पसंद का जज आ गया, जैसे राहुल गांधी वाले उसमें कोर्ट में अपने पसंद का जज आ गया, तो जो फैसला हुआ उसी तरीके से यहां पर भी पसंद का जज आया और फैसला सुना दिया गया, क्योंकि सब तो पंगा ले नहीं सकते। तो यह स्थिति है। यह अपने आप में इतनी बड़ी चीज है कि हमारे देश में कौन सा कानून है, कौन सी न्यायपालिका है। आपने अभी हाल ही के दिनों में देखा, सुप्रीम कोर्ट गया था कहना कि मुझे यदि यूपी ले जाया जाएगा तो मार दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप इसके लिए हाई कोर्ट जाए। हाई कोर्ट उनका भाई गया, कहा ठीक है सुरक्षा दे देना। और क्या सुरक्षा हुई कि उसी सुरक्षा में हत्या कर दी, सुरक्षा में। और कथित रूप से जो सुरक्षा थी, पुलिस वाले हाथ बांधे खड़े रहे या भाग लिए। ताबड़तोड़ उन्होंने गोली चलाई। उन्होंने बचाव में, पक्ष में, किसी चीज में गोली नहीं चलाई। बाकी कहानियां तो लिखते हैं इनकाउंटर की, मुठभेड़ की, कि हमने उसको बोला और उसने हम पर गोली चलाई, हमने उस पर तुरंत प्रतिरक्षा में गोली चलाई और वो मारा। लेकिन यहां पर कोई गोली नहीं चली अपराधियों पे, कोई नहीं, सरेआम लाइव हत्या की गई। तो साहब किसने की? और इसको लेकर सहारनपुर के एमएलए ने खुद कबूल किया कि ये सारी हत्याएं उनके लोगों ने कराई है, योगी ने कराई है, भाजपा ने अभी को पहुंचाया नहीं पहुंचाया, अशोक को पहुंचाया नहीं पहुंचाया, तो सहारनपुर में भी गुंडों को भाग लगा है। और डॉक्टर अजय सिंह को कल्पना करें। तो जब यह हो रहा हो तो समझने वाला है कि कहां जा रहा है। हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि किस तरीके से कश्मीर के पुंछ में जा रहा था सेना का ट्रक और उसको मार दिया गया। पहले बताया गया कि अपने आप आग लग गई, लेकिन बारिश हो रही थी, अपने आप आग कैसे लग सकती है, बात मैंने कल सवाल उठाया। और रात तक आते आते क्लियर हो गया कि वो हमला किया गया था, आतंकी हमला था। जैश ने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली और उसने कहा कि ऐसे, और उसमें 5 लोग जवान हमारे मारे गए हैं, शहीद हुए। उनमें से 4 पंजाब के हैं, 1 उड़ीसा का है। तो इससे आप समझ सकते हैं तो किस तरह की साजिशें होती हैं और क्या होता है। तो यह हमारे देश का है। तो धर्म बचाने के नाम पर पत्थर चलते हैं, तलवारें चलती हैं, बम चलते हैं, पिस्टल चलती हैं, और ऐसी ऐसी पिस्टल चलती हैं जिन्हें आप समझ नहीं सकते कि कहां से आ गई, उनके पास औकात नहीं होती। लेकिन घर बचाने के लिए तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, बाकी और चीजें नहीं मिलेंगी, संसाधन नहीं मिलेंगे, लेकिन ये आप करिए, नफरत करिए। तो यह स्थिति है। तो धर्म आधारित किताबों पे सिर्फ यही चीजें होती हैं और यही चलता है। और चुनाव जीतने के लिए इनका इस्तेमाल होता है, हर अनैतिक तरीका इस्तेमाल होता है। आपको याद होगा जो एडीआर की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कभी सवाल नहीं उठाता हूं, लेकिन एडीआर की रिपोर्ट है जो माना चुनाव आयोग ने कि उसने 2019 के चुनाव में 17,40,000 जो है वीवीटी जो मशीनें थी चुनाव के लिए, वो मशीनों का उसने इस्तेमाल किया। और वीवीपैट का जो इस्तेमाल किया उसमें स्थिति ये होती है, उसमें 6.5 लाख के करीब 6.3 मतलब 6,30,000 के करीब मशीनें खराब हो। और वो खराब होने के नाम पे, उनके मरम्मत के नाम पे किसको दी गई? गुजरात की उस फर्म में। साहब ये खेल क्या? और उसके बाद उन मशीनों से जो निकला वो तो बीजेपी को वोट निकला। तो मशीनें बदली गई या मशीन खराब होने का नाटक किया गया या क्या किया गया, इसको लेकर के कोई वो नहीं। तो इसको लेकर के कांग्रेस ने सवाल किया है कि जब सवाल उठ रहा है तो एसओपी क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा है। और इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता है, मीडिया सेल के प्रभारी हैं पवन खेड़ा, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही। द वायर की स्टोरी थी, मीडिया में रिपोर्ट्स आई,
37% वीवीपैट्स जो ईवीएम के साथ यंत्र लगा होता है जिसमें पर्ची निकलकर दिखती है आपको कि आपने किसको वोट दिया, वीवीपैट, 37% वीवीपैट्स डिफेक्टिव पाई गई। 2018 में खरीदी गई ये वीवीपैट्स अलग अलग सोर्सेस से खरीदी गई थी, ईसीआईएल हैदराबाद, बीईएल बैंगलोर और बीईएल पंचकुला। 2018 में खरीदी गई इन वीवीपैट्स का उपयोग न केवल 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ, लेकिन उसके बाद के तमाम चुनावों में भी इन्हीं वीवीपैट्स का उपयोग हुआ। ये वीवीपैट जब आई थी, मुझे याद है यूपीए का शासन था और हर राज्य ने अपनी तरफ से कुछ प्रतिनिधि भेजे थे। जब उनका डिस्प्ले हुआ था, टेस्ट हुआ था, दिल्ली की तरफ से मैं गया था कुछ और साथियों के साथ। वीवीपैट्स के लाने के पीछे मकसद यह था कि लोगों का ईवीएम पर और चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा और मजबूत बने। उनको कोई संशय नहीं रह जाए कि अगर मैंने हाथ पे बटन दबाया है तो वो वोट हाथ पर ही गया है या नहीं, या किसी और पार्टी पर बटन दबाया है तो उसी को जा रहा है या नहीं। ये भरोसा उसका मजबूती से उसको मिले वोटर को, इसलिए वीवीपैट लाई गई। अब जो ये 37% वीवीपैट्स हैं, 17,50,000 वीवीपैट्स में से 6.5 लाख, 1/3 से ज्यादा वीवीपैट्स खराब पाई गई। सोचिए कितना गंभीर ये मसला है। 2021 में चुनाव आयोग ने, ये चुनाव आयोग की चिट्ठी है जनवरी 2022 की, जो चुनाव आयोग ने इन तीनों कंपनीज जिनका मैंने नाम लिया उनको लिखी है कि ये वीवीपैट्स डिफेक्टिव हैं। 4 लाख वीवीपैट्स हैदराबाद ईसीआईएल की खराब निकली, 1,85,000 बीईएल बैंगलोर की खराब निकली और 68,500 बीईएल पंचकुला की वीवीपैट्स खराब निकली। तो ये जो शंका की जो आग है ना, ये चिंगारी ऐसे ही नहीं शुरू हुई। जो लोगों के मन में ये संशय आया, ये कोई मीडिया ने संशय पैदा किया हो या किसी विपक्षी दल ने पैदा किया हो, ऐसा नहीं होता। एक ही सीरीज के सीरियल नंबर वाली हजारों मशीनों का खराब पाया जाना, तकनीकी खराबी बताते हुए, तो निर्धारित एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। क्या है वो एसओपी? कि आप तमाम राजनीतिक दलों को बुलाएंगे, उन्हें आप विश्वास में लेंगे, उनसे आप क्या तकनीकी डिफेक्ट है वो साझा करेंगे और आप क्या कदम उठा रहे हैं वो साझा करेंगे। ये सब नहीं फॉलो किया गया, इसका अनुसरण नहीं किया गया। तो ये सरकार सिर्फ झूठ के बूते टिकी है, नफरत के बूते टिकी है, एक वर्ग विशेष को मार देने के बूते टिकी है और अदानी अंबानी जैसे लोगों के बूते टिकी है। यही वजह है कि ये 20,000 करोड़ किसके हैं यह बताने से वो डरते हैं। वहीं कांग्रेस की सरकारों को देखें तो वहां जहां कहीं भी आप देखेंगे वहां जो काम हो रहे हैं, देखिए जाके आप कि किस तरीके से अस्पतालों को सुधारा जा रहा है, किस तरीके से आधुनिकतम अस्पताल बनाए जा रहे हैं, आधुनिकतम स्कूल बनाए जा रहे हैं, किया जा रहा है। उसके अलावा गरीबों की मदद के लिए, छोटों की मदद के लिए किया जा रहा है। कहीं आंगनबाड़ी के पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, कहीं कुछ किया जा रहा है। युवाओं को सुरक्षित करने के लिए, उनका भविष्य सुधारने के लिए नौकरियां जनरेट की जा रही हैं, नौकरियां दी जा रही हैं। तो इस तरह से काम हो रहा है। तो दोनों में अंतर यह है, सिर्फ 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां का आप काम देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। तो आप चाहे जो करते रहो, लेकिन राहुल गांधी न डरते हैं न डरेंगे। यह बात कल अभिषेक मनु सिंघवी ने कही कि ये राहुल गांधी है, ये कांग्रेस है, ये डरते नहीं। हमने ये बात कल बताई थी। और राहुल गांधी को जिस समय ये सजा का वो किया जा रहा था कंफर्म सेशन कोर्ट से, तो शायद जैसे उन्हें पहले से ही जजमेंट पता हो, वो मस्ती के साथ में मुखर्जी नगर में दिल्ली के जो छात्र हैं उनके साथ में मिल रहे थे, उनके साथ बात कर रहे थे, उनके साथ उनके भविष्य पे चर्चा कर रहे थे, यूपीएससी और दूसरे की जो तैयारी कर रहे हैं उनसे कर रहे थे। तो यह स्थिति है कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ में और दूसरे तैयारी करने वाले छात्रों के साथ प्रतियोगी
प्रतिभागी छात्रों के साथ में बात कर रहे थे, जहां मुखर्जी नगर में बच्चे रहते हैं जो आईएएस, सिविल सर्विसेज और सबकी तैयारी करते हैं। इससे आप समझ सकते हैं। तो यह अंतर है। और हमारे प्रधानमंत्री जब पुलवामा पर अटैक हो रहा था तो ऐसे अपनी डॉक्यूमेंट्री बनवा रहे थे, जंगल में फोटोग्राफी करा रहे थे, उसे नहीं छोड़ा। कल फिर हमारे वो मारे गए और हमारे प्रधानमंत्री एक पार्टी एंजॉय कर रहे थे। यह हो रहा है और हमारे जुडिशियरी को तो शर्म ही खत्म हो गई है, आग का पानी मर गया है। जब यह हालात हो तो आपको भी सोचना पड़ेगा, हमें भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें लड़ना होगा। यदि हम इस अन्याय के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो हमारा, आपका, सबके बच्चों का भविष्य बर्बाद होना तय है। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।